हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है, तो आज उसका हम मार्च महीने का यानी कि पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है ये आपके सामने ला रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पे सुपर 50। तो यहाँ पे पूरे के पूरे महीने के जो मार्च महीने के जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो 50 जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसकी कंपाइलेशन। तो हर हफ्ते हम रविवार के दिन जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स को लाते हैं। तो इस बार बेसिकली यहाँ पे बेस्ड ऑन जो कोरोना वायरस कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो यहाँ पे सारे के सारे न्यूज जो है आपको यहाँ पे बहुत ही ऐसे कम न्यूज मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए अप्रैल महीने में हम लोग जो हमेशा हर रविवार लाते थे, पिछले 3 रविवार से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वेरी सुन हम लोग अप्रैल महीने के जितना भी हो सके जो करंट अफेयर से आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गए, वेरी सुन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा जो मार्च महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे देखिए कि लगभग आपके ये सारे क्वेश्चन जो है एक काइंड ऑफ रिवीजन जैसे होंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स हम लोग लाते रहते हैं, तो ये काइंड ऑफ रिवीजन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो वेबसाइट उसको रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे जो है अभी सेल चल रही है, तो एकदम मिनिमम प्राइस में आप लोग मार्च महीने का और अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है उसको खरीद सकते हैं। एकदम नेग्लिजिबल एक प्राइस रखा है। दोनों की कॉपी यहाँ पे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी नोट्स होंगे उस नोट्स के जो भी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने डिटेल्स में दे दिए हैं, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से कौन से भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है, यानी याद रखिएगा जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा असमीज। तो यहाँ पे ये एक्चुअली न्यूज में आई थी बिकॉज ये सारे जो है मार्च महीने के हैं, तो आप लोग उसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल जो भारत के संविधान के 343 के हिसाब से हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस ऑफ इंडिया का दर्जा हासिल हुआ है, और आर्टिकल 351 के हिसाब से संस्कृत को जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लैंग्वेज का दर्जा हासिल हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय जो भाषा है उसकी ओरिजिन संस्कृत मानी जाती है। तो यहाँ पे जो अगर माना जाएगा तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं कि एक जो भाषा है उसकी जो रिकॉर्डेड टेक्स्ट जो है लगभग 1500 से लेके 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होनी चाहिए किसी भी और सोर्सेज से बोरो किए हुए नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने टोटल जो कल्चरल लैंग्वेज में भारत में 6 कल्चरल लैंग्वेज है, सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज में कल्चरल लैंग्वेज बोल रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे तमिल जो लैंग्वेज है इसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला था, तेलुगु को 2008 में मिला था, कन्नड़ को भी 2008 में मिला था, मलयालम को 2013 में मिला था, और उड़िया को जो है 2014 में मिला था। तो असम जो है असमीज लैंग्वेज जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है। तो ये बिकॉज न्यूज में थी कि आसाम साहित्य सभा के जो प्रेसिडेंट है कुलधर होइकिया, तो ये रिसेंटली दिल्ली गए हुए हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में एक्चुअली यहाँ पे ये लगे हुए कि किसी तरह जो है आसामीज लैंग्वेज को यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में शामिल किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी हो सके आसामीज जितने भी पुरानी जो रिचुअलिस्टिक जो भी मटेरियल्स हो उसको यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी चीजें यहाँ पे जो है लगे हुए ये काम पे। तो इसका सही उत्तर होगा आसाम। रिसेंटली दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन ने जो स्टेट एजुकेशन काउंसिल के लिए जो बजट के दौरान कुछ यहाँ पे सजेशन दी थी, तो ये कौन से स्टेट के लिए दिए थे। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन ने जो स्टेट एजुकेशन काउंसिल का जो ये सजेशन दिया था, ये दिया बेसिकली दिया था असम बजट के लिए। तो आप जानते हैं कि मार्च 1 जो फर्स्ट को
2020 को असम के बजट भी आए थे, तो बजट के बारे में भी हम बहुत सारे एज ए रिवीजन के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग काफी सेक्टर्स हो, जैसे कि हेल्थ हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, सिटीजन सर्विसेज, एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे सजेशन दिए गए हैं। तो एजुकेशनल काउंसिल के ऊपर स्टेट एजुकेशनल काउंसिल एजुकेशन मिनिस्टर को एज ए चेयरपर्सन बनाने की बात की गई है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अलग अलग एजुकेशनल बॉडीज हो, एनजीओस हो, अलग अलग प्रोमिनेंट मेंबर्स जो यहाँ पे गाइड कर सके, एडवाइस रिलेटेड टू एजुकेशन टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे सिटीजन असिस्टेंस सेंटर्स के बारे में भी बात किया है, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन सर्विस पब्लिक वेलफेयर के जरिए यहाँ पे सिटीज हो या टाउन हो, वहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है अलग अलग जो लोगों को यहाँ पे मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड इंजीनियरिंग और एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के बारे में भी बात किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स जो है उसके बारे में भी बात किया है, जैसे कि 100% कुकिंग की कनेक्शन होनी चाहिए, 100% ओल्ड एज पेंशन होनी चाहिए, यहाँ पे जो रिवर्स रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन भी होनी चाहिए, रोड और रेल कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पावर सप्लाई हो, अफोर्डेबल हाउसिंग ये होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो है सजेशन दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए कौन सी जो इनमें से साइट है उसका नामांकन जो है उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये जो नामांकन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कैंसिल कर दिया है, ये है माजुली का कैंसिल कर दिया है। तो बेसिकली अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने मार्च के महीने में इसमें 2 जगहों के बारे में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भेजा था, दोनों ही जगह जो है मध्य प्रदेश में है। एक तो है धोलावीरा, जो एक हड़प्पन साइट है। अगर आप लोगों ने इंडियन जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली हड़प्पन साइट के बारे में आपको पता होगा। और यहाँ पे मोमेंटस एंड फॉन्ट्स डेक्कन सुल्तानेट जो है ये भी जो मध्य प्रदेश में है। तो मजूली के बारे में जो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार पहले भी भेज चुकी है, 2006, 8, 11, 12 और 17 में भी भेज चुका है थ्रू कल्चरल मिनिस्ट्री। और अगर बात करेंगे भारत में कुल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में है। और दुनिया में अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी देश में है, 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है इटली में, जो अभी कोरोना वायरस के वजह से बहुत ही अफेक्टेड हो चुकी है। मार्च महीने में काजीरंगा नेशनल पार्क में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी 1.51 करोड़, तो ये जो है ये बेसिकली कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एक्चुअली दिया गया था। तो यहां पे देखिए इसका सही उत्तर है कैंपा। तो कैंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पेंशनरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 2018-19 के साल में यहाँ पे लगभग 94 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया था, और 2019-20 के साल में यहाँ पे लगभग 51 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए काजीरंगा जो है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्जा मिली थी 1985 में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की फॉर्मेशन हुई थी 2006 में। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के हिसाब से लगभग 2018-19 में 10 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए गए थे, और 2019-20 में भी लगभग 22 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टाइगर रिजर्व के लिए दिया गया था। और कैंपा जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 2001 में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो यहाँ पे जितना भी हो सके हम लोग इन एंड आउट एक टॉपिक के ऊपर हो सके जितना आपको स्टैटिक न्यूज जो इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, ताकि आप लोग रिवीजन के साथ ही उसको याद भी रख सकते हैं। ऑलरेडी ये सब जो हम लोग क्वेश्चंस है जो वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो है श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में जो 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है प्रागज्योतिष डेफिनेटली नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के साथ इसको जो है ऑर्गेनाइज करके इसको किया था प्रागज्योतिष। तो यहाँ पे जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नॉर्थ ईस्ट में काफी सालों से इसको जो है ऑर्गेनाइज करती हुई आई है। तो यहाँ पे इसका जो पहला नाम था पूर्वोत्तर नाट्य समारोह, अभी इसको जो है प्रागज्योतिष नाम दे दिया गया है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और इसमें इसके जो चेयरमैन है उसका नाम है जो अर्जुन देव चरण। तो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र इसकी स्थापना कब हुई थी।
ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। वर्ल्ड मिटेई कन्वेंशन ये न्यूज में थी, तो ये जो है कौन से राज्य के साथ ये रिलेटेड है? वर्ल्ड मिटेई कन्वेंशन ये रिलेटेड है मणिपुर के साथ, तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। तो यहाँ पे जो है मणिपुर के सीएम जो है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इसका अनावरण किया था, जो वर्ल्ड मितेई कन्वेंशन 2020 का, जो लामग्रम जो कछार डिस्ट्रिक्ट जो है असम में, वहां पे इसका अनावरण किया गया। तो यहाँ पे मणिपुर के जो डायस्पोरा है, यानी कि मणिपुरी जो ओरिजिन के लोग हैं असम में अलग अलग जगह या अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह, तो उनकी एक यहाँ पे ट्रेडिशनल जो गेट टुगेदर जैसी ही है। तो यहाँ पे जो ये भी बोला गया था कि इस मीटिंग के दौरान कि एपीएससी के जो एग्जाम में भी जो है मणिपुरी लैंग्वेज को इंक्लूड करनी चाहिए। और यहाँ पे जो है इसको जो आयोजित किया था जो पान मिटेई कन्वेंशन और आसाम मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट के द्वारा। चापचार कूट कई बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो चापचार कूट ये सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। तो ये मिजोरम का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है। तो इस बार जब चापचार कूट जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, तो आसियान कंट्रीज से लगभग 10 जो जितने भी कंट्रीज से 10 एम्बेसडर यहाँ पे आए थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है टूरिज्म ट्रेड उसको डेवलप किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो इंडिया और आसियान कंट्रीज के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप जैसी यहाँ पे बात है। तो अगर बात करेंगे कुट कुट का यहाँ पे जो मीनिंग है फेस्टिवल, तो मिजोरम में काफी सारे जो फेस्टिवल है उसका जो कुट वर्ड ये कनेक्टिंग होती है। तो अगर बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल जो मणिपुर मिजोरम में है, वो है मिम कुट, पॉल कुट, थलफवंग कुट, ये सब मिजोरम के पॉपुलर फेस्टिवल्स है। आसाम के मुख्यमंत्री ने रिसेंटली कौन से देश के जो राष्ट्रदूत है उनको जो है रिक्वेस्ट किया था कि JICA जो है उससे असिस्टेड गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को यहाँ पे उसमें कंसीडर करनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में बात की थी। तो कौन से देश के साथ यहाँ पे बात की थी? तो ये जो बात की थी जापान के राष्ट्रदूत के साथ। तो यहाँ पे जापान के राष्ट्रदूत जो है जो भारत में है संतोषी सुजुकी, तो उनके द्वारा जो है जनता भवन में सर्बानंद सोनोवाल के साथ बात हुई थी। तो यहाँ पे काफी सारे टॉपिक के ऊपर बात की। तो यहाँ पे असम और जापान के काफी फ्रेंडली रिलेशंस के बारे में भी बात की गई थी। तो JICA इसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। तो जापान जो है असम में अलग अलग जो है रोड प्रोजेक्ट हो, ब्रिजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग पे यहाँ पे काम करना चाहती है। तो जापान इसके लिए ये चाहती है कि लगभग 200 ऐसे जो युवा है असम से जिनको जापानीज लैंग्वेज में फ्लुएंसी हो, तो इसके बारे में भी जापान ने मेंशन किए थे। इनमें से कौन सा जो पूर्व इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने ये कहा था कि जो काजीरंगा के जो राइनोज है उनके ऊपर जो है ये एक जो है मूवी बनाएंगे, एक फिल्म बनाएंगे। तो डेफिनेटली ये काफी टाइम तक जो है आसाम में रहे थे, बहुत उन लोग पसंद आया था उनको आसाम। तो ये जो क्रिकेट खिलाड़ी है, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड के, इनका नाम है केविन पीटरसन। तो ये जो है आसाम के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है परिमल शुक्लबैद्य, उनके साथ भी उन्होंने काफी बात की थी। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड हॉर्न राइनो जिसके लिए आसाम फेमस है, उनके ऊपर यहाँ पे जो बात जो है उन्होंने की थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है मार्च 11 को कोहरा में जो काजीरंगा उत्सव जो आयोजित होने वाली थी, बट इसको कैंसिल कर दिया गया था बाद में। तो ये भी उनको अटेंड करना चाहते थे। और काजीरंगा जो है लगभग दुनिया का 80% जो वन हॉर्न राइनो जो है काजीरंगा में पाए जाते हैं। और जो केविन पीटरसन है ये इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी है, और इंग्लैंड की ओर से इन्होंने लगभग 104 टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड लॉस बिल 2020 ये कौन से स्टेट, कौन से राज्य के द्वारा पास किया गया था? तो ये जो है पास किया गया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पे ये बिल जो पास किया था थ्रू वॉइस वोट। यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है बामांग फेलिक्स, इन्होंने ये इसको पास किया था। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को जो है अलग अलग यहाँ पे जो डैमेज एंड लॉस नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को पूर्व से पहले से ही बहुत ही शांत राज्य के हिसाब से जाना जाता है। तो इसको आइलैंड ऑफ पीस के हिसाब से भी जाना जाता है। और मार्च के महीने में भी अरुणाचल प्रदेश ने अपना बजट जो है पेश किया था। तो यहाँ पे लगभग फिस्कल डेफिसिट जो है 731.40 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये जो है लगभग 3.07% जो ये
अमाउंट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है चीफ मिनिस्टर सशक्त किसान योजना जो है इसका भी बारे में बात किया था, जिसमें टोटल 92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे पीएम किसान योजना के तहत लगभग 18 करोड़ की जो प्लानिंग की गई है, जिसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में लगभग 60,000 लोगों को यहाँ पे जो है फार्मर्स फैमिली, इनको इससे सहायता मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे आसाम के जो बजट, जो 1 मार्च को जो मैंने अनाउंस किया था हिमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। तो इसके ऊपर काफी सारे रिविजनल क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आसाम का जो बजट हुआ था 2020-21 का, तो इसमें अप्रोक्सीमेट जो फिजिकल डेफिसिट ये कितना हुआ है ये आपको बतानी है। तो इसमें अप्रोक्सीमेट फिजिकल डेफिसिट अगर आप लोग को बतानी है, टोटल इसका करेक्ट आंसर है जो है 1249 करोड़। तो अप्रोक्सीमेट इसका रिजल्ट का सही आंसर है 1200 करोड़। तो देखिए यहाँ पे जो बजट में यहाँ पे जो टोटल रिसिप्ट जो हुआ था, यानी कि जितने जो यहाँ पे टैक्स से जितने रिसिप्ट हुए थे ये थे 2,82,294 करोड़। और जितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है, ये एक्सपेंडिचर था यहाँ पे जो किया जाएगा 360 करोड़। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है, तो इसके हिसाब से ये जो बजट है ये सरप्लस बजट होनी चाहिए थी 1934 करोड़ का। लेकिन ये बजट जब शुरू ही हुआ था तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस जो है यही एक डेफिसिट में थी, जो यहाँ पे लगभग 3,183 करोड़ की थी। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आपको ये नजर आएगा। तो इसका टोटल आंसर है 1249 जो करोड़ फिजिकल डेफिसिट। तो यहां पे अगर देखेंगे हम लोग टोटल रिसिप्ट में क्या क्या अकाउंट होता है, जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड है, देन यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, देन रेवेन्यू अकाउंट है और पब्लिक अकाउंट, चारों को यहाँ पे जोड़ के टोटल जो है यहाँ पे जो टोटल रिसिप्ट काउंट होता है, जो यहाँ पे ये टोटल रिसिप्ट है 2,82,294 करोड़। असम के बजट में जो पेट्रोल और डीजल के जो टैक्सेस से रिलेटेड जो भी अमाउंट है उसको कम करने की बात हुई। तो ये कितना पैसा कम किया जाएगा इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 50 पैसा यहाँ पे कम किया जाएगा, इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो 3 साल का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हॉलिडे भी जो टी इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए मेंशन किया गया था। और यहाँ पे बात किया गया था कोई भी अगर प्रॉपर्टी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ में रजिस्टर होगी तो यहाँ पे 100% का यहाँ पे जो है वेवर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस में। और यहाँ पे दिव्यांग जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रीली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और दिव्यांग एम्प्लॉइज को यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हिसाब से पूजा के लिए बोनस भी 2,000 रुपीज के दिए जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, यहाँ पे उनकी जो है अगर किसी भी महिला के नाम पे यहाँ पे होगी तो उन लोग को रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सब बजट में बात की गई थी। नुमलीगढ़ रिफाइनरी में तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये बोला है कि उनकी जो शेयर है उसको बढ़ाया जाएगा। तो उसको कितना बढ़ा के कितना किया जाएगा, टारगेट कितना है? तो ये जो है सही उत्तर है उसका 26% यानी कि 26%। तो अभी जो है अगर नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में, तो यहाँ पे भारत पेट्रोलियम जो है इसके जो पास शेयर है 61.65%, यहाँ पे ऑयल इंडिया के पास जो शेयर है 26% और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के पास टोटल शेयर है 12.5%। तो ये 12.5% को इसको बढ़ा के जो है 26% तक बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पे 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी आसाम की गवर्नमेंट, तो इसको बढ़ा के 26% किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। ज्योतिष्मान असम, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे मंथली जो कंजम्पशन कितने यूनिट से कम होने पे, तो अगर किसी भी घर में मंथली जो कंजम्पशन 30 यूनिट से कम होगी तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज्योतिष्मान असम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके हिसाब से टोटल पूरे आसाम में 14 लाख फैमिली को इससे यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। और जो अन्न योजना है, अन्न योजना के द्वारा जो है फ्री राइस भी प्रोवाइड किया जाएगा टोटल 57 लाख जो फैमिली को यहाँ पे थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। और यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद युवा एम्पावरमेंट योजना के तहत लगभग 2 लाख युवाओं को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा 30 यूनिट।
अरुंधति गोल्ड स्कीम, तो इसमें पहले 1 तोला जो गोल्ड है उसके बारे में बात की गई थी। तो इसमें 1 तोला गोल्ड जो पहले इसको जो है जितना था 30,000 था, अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो अभी बढ़ा के बजट में इसको कर दिया गया है 40,000। तो ये जो है 2019-20 के बजट में मेंशन किया गया था, तो पहले ये 30,000 था, अभी इसको बढ़ा के 40,000 कर दिया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उन लोग को अगर 1 तोला गोल्ड नहीं चाहिए तो 40,000 उन लोग को अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है किसी भी फैमिली के अगर यहाँ पे उनकी जो लड़की है उनकी अगर माता पिता की जो उनकी फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख होगी तो ये अमाउंट उनको मिलेगी। और यहाँ पे मैरिज जो ये रजिस्ट्रेशन होनी पड़ेगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 1954 की जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और यहाँ पे दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ उन्हों की मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे क्लास 10 पास करनी होगी। और टी गार्डन कम्युनिटी के लिए यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी रखे गए थे। टी ट्राइब्स और आदिवासी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वन टाइम जो ग्रांट अनाउंस किया गया था वो कितना है, तो टी ट्राइब्स और आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए जो वन टाइम ग्रांट अनाउंस किया था उसका अमाउंट है ₹10,000। तो ये जो है वन टाइम ग्रांट है जो यहाँ पे टी ट्राइब्स और आदिवासी स्टूडेंट जो HS और HSLC जो लोगों ने पास किए हैं उनके लिए। तो यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो वेज कॉम्पेंसेशन जो है उसको 9 महीने तक भी बढ़ा दिया गया था। और इसमें कुछ भी है उनको अगर मिलेगा तो 18,000 जो उन लोगों को मिलेगा 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। और यहाँ पे बोला गया था कि लगभग 14,000 जो युवा है, 14,000 युवा को हर यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज के लिए 25,000 हर युवा को यहाँ पे मिलेंगे। और इसके साथ जो है 20,000 और युवा को भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 300 किलोमीटर रोड जो है लगभग 300 टी गार्डन डिविजन्स में उसको डेवलप किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो विडोज है उनको वन टाइम जो ग्रांट मिलेगी ये कितनी मिलेगी, कितना मेंशन किया गया है, तो वन टाइम ग्रांट जो विडोज को मिलेगी ये है ₹25,000। तो इसमें जो है हर महीने जो है विडो पेंशन के हिसाब से 250 रुपीज यहाँ पे हर महीने मिलेगी। और शहीद कुशल कुंवर सार्वजनीन वृद्ध पेंशन आसनी के द्वारा जो यहाँ पे सिटीजन है 60 साल से उम्र के ज्यादा तो उनको हर महीने खर्चे के लिए 250 रुपीज दिए जाएंगे। और दीनदयाल दिव्यांग सहायता आसनी के द्वारा यहाँ पे दिव्यांग लोगों को हर महीने 1,000 रुपीज दिए जाएंगे। और आइडियो हंडी को महिला सम्मान आसनी के द्वारा 250 रुपीज हर महीने दिए जाएंगे जो अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है और जिनकी उम्र जो है यहाँ पे महिला की उम्र 40 साल से ज्यादा की है। प्रज्ञान भारती स्कीम के तहत जो लोन वेवर एजुकेशनल सेक्टर में मेंशन किया गया है ये कितने का है, तो यहाँ पे जो लोन वेवर है ये जो एजुकेशन सेक्टर में ये जो मेंशन किया गया ये है 50,000। तो फ्री ये लोन वेवर वन टाइम जो है ये इसके बारे में मेंशन किया है। और इसके साथ जो है लगभग 1 लाख स्टूडेंट को 1,000 रुपीज का जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी दिए जाएंगे जो है यहाँ पे, और टेक्स्ट बुक के असिस्टेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट लोग जो स्टूडेंट्स के लिए 1,500 रुपए का टेक्स्ट बुक असिस्टेंस और जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है 2,000 रुपीज का टेक्स्ट बुक असिस्टेंस भी दिए जाएंगे। और जो है यहाँ पे क्लास 12 पास करने वाली जो 20,000 टॉप रैंकिंग जो फीमेल स्टूडेंट्स है 20,000 फीमेल स्टूडेंट्स को उनको स्कूटीज भी मिलेगी। तो इसके बारे में भी मेंशन किए गए हैं। अरुणोदय स्कीम के तहत जो यहाँ पे एनुअल अमाउंट जो ट्रांसफर किए जाएंगे 27 लाख गरीब घरों में, तो उसका जो है टोटल अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे जो है अरुणोदय स्कीम के तहत यहाँ पे 10,000 रुपए का यहाँ पे जो टोटल अमाउंट फीस जो है 27 लाख लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम गारंटी पोरेस्ट फॉर न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा, तो ये जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगी जो प्राइमरी केयरटेकर है। और इसमें जो है ये बोला गया है कि लगभग अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 400 रुपया जो होंगे यहाँ पे जो मेडिसिन के लिए और यहाँ पे 430 रुपये जो होंगे बेसिकली जो पल्सेस है शुगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए मेंशन किए गए हैं। इनमें से कौन से स्टेट ने जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है इसको यहाँ पे मेंशन किया था, तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो मेंशन किया था अरुणाचल प्रदेश ने इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसमें जो है फॉरेनर्स को यहाँ पे जाने से
जो है ऑलरेडी बहुत पहले ही अरुणाचल प्रदेश ने प्रिकॉशन ले ली थी। तो इसको जो इशू किया था जो चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए भारत में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर इन प्रोटेक्टेड एरिया परमिट से अगर किसी जो यहाँ पे नॉन इंडियंस के साथ शादी कर ली तो उन लोग फिर से वहां पे सेटल नहीं हो सकते, ऐसे बात भी यहाँ पे की गई थी। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है इसको जो इशू किया गया था 1958 में थ्रू होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और यहाँ पे जो है एक चीज और याद रखिएगा, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया नेटवर्क है तो यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट की जो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है वो जो है सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इनर लाइन परमिट अगर आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे वो जो है एप्लीकेबल है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। मोरेह टाउन ये न्यूज में आई थी, तो यहाँ पे कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? तो आप देख सकते हैं मोरेह जो है ये टाउन जो है मणिपुर के जो यहाँ पे बॉर्डर में है। तो यहाँ पे ये टर्न को एक्चुअली ये जगह को इसको सील कर दिया गया था बिकॉज चाइना से बिकॉज कोरोना वायरस स्प्रेड हो रही थी, तो यहाँ पे म्यांमार से होके यहाँ पे ना हो जाए, तो ये इसके लिए जो है इसको भी सील कर दिया गया था मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। लिचिप्रिया कांगजुआम ये न्यूज में थी, तो 8 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है मणिपुर से। तो ये बेसिकली ये न्यूज में थी बिकॉज इन्होंने जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो यहाँ पे ऑनर जो है यहाँ पे जो शी इंस्पायर्ड अस कैंपेन जो है उन्होंने उसको जो ठुकरा दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे उनकी कहा है कि यहाँ पे जो है भारतीय गवर्नमेंट उनकी जो रिक्वेस्ट को नहीं मान रही है। और ये जो है काफी फेमस है उनकी जो इन्होंने जो एज ए जो राइजिंग स्टार के हिसाब से यहाँ पे काफी काम भी किए थे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इन्होंने जो है जो कॉप 25 हुई थी स्पेन में, उन्होंने उसमें भी काफी काम किए थे, इसके बारे में यहाँ मेंशन किए गए थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनके हिसाब से ये बोला गया था कि भारत में टोटल 350 मिलियन स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट अगर एक साल में 3 भी पेड़ लगाएंगे तो विद इन 5 सालों में तो ये अगर देखा जाए लगभग 3.5 बिलियन ट्रीज हो जाएगी, तो पूरी की पूरी कंट्री हरी भरी हो जाएगी। तो बहुत ही फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट है मणिपुर से लिचिप्रिया कांगजुजाम। यूनियन गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन जो है जो कंस्टिट्यूट किया था, तो उनमें से कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है? तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये बेसिकली 5 स्टेट्स के लिए ये जो इंक्लूड किए गए थे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी में हिसाब से, तो यहाँ पे सिक्किम जो है इंक्लूडेड नहीं है, तो सिक्किम इसका सही उत्तर है। तो इसका जो यहाँ पे चेयरमैनशिप जो अपॉइंट किया गया था रंजना प्रकाश देसाई को, और इसमें जो है इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र है, और इसमें जो है अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी यहाँ पे जो इंक्लूडेड होंगे। तो इसके हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी यहाँ पे उनकी जो यहाँ अगर देखा जाए परिसीमन, तो उनकी बाउंड्रीज यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट के पास यहाँ पे डीलिमिटेशन की यहाँ पे प्रावधान होती है, और आर्टिकल 170 के हिसाब से जो स्टेट्स है उनको भी यहाँ पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहली डीलिमिटेशन जो स्टार्ट किया गया था 1952 में, उसके बाद 1963, 1973 और 2002 में भी किया गया है। तो ये 2020 में पहली बार जो है, उसके बाद 2002 के बाद किया गया है। याओसंग फेस्टिवल कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये एक 5 दिवसीय फेस्टिवल है, उत्सव है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में और भी कुछ फेमस फेस्टिवल है जैसे कि चेरुबा फेस्टिवल, लाई हरारूबा, कांग फेस्टिवल, कुट फेस्टिवल, मणिपुर संघाई फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, निंगल चौकाबा, चुम्पा फेस्टिवल, लुई गाइनी, गंगनाई, ये सब मणिपुर के फेमस फेस्टिवल है। इनमें से कौन से स्टेट ने जो एक वन हॉर्न राइनो का जो ट्रांसलोकेशन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से एक भारत के राज्य में करने की बात थी, तो ये भारत की राज्य कौन सी है? तो यहाँ पे बिहार का जो है, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार का यहाँ पे जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक जो वन हॉर्न राइनो जो ट्रांसलोकेट किया जाएगा, इसके बारे में मेंशन किया गया। तो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी
इन्होंने भी ये बात कही थी। तो यहाँ पे राइनो के जो सेंसस के हिसाब से 2015 में किया गया था, टोटल जो राइनो है 2413 राइनोज है काजीरंगा में, तो ये जो है मेंशन किए गए थे। और अगर बात करेंगे अक्षय कुमार ने भी काजीरंगा के लिए डोनेशन किए थे, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने मेंशन किया था। गुवाहाटी प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हुई थी, तो इनमें जो सभापति यानी प्रेसिडेंट किनको चुना गया था, तो प्रेसिडेंट चुना गया था मनोज नाथ को, जो न्यूज एडिटर है नियोमिया बाट्टा के। वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था धोनीराम कोलिरा को। वाइस प्रेसिडेंट जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है उनको चुना गया था मौसमी शर्मा बोरुआ को। जनरल सेक्रेटरी चुना गया था संजय रॉय को, जो आसाम ट्रिब्यून में एसोसिएटेड है। और जनरल असिस्टेंट सेक्रेटरी चुना गया था मोनिंद्रो देखा को। तो ये इलेक्शन जो है गुवाहाटी प्रेस क्लब का लगभग 18 साल के बाद ये हुई थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो प्रीमियर बायोडाइवर्सिटी रिसर्च और जो नेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है अरण्यक। अरण्यक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इन्होंने एक मेमोरेंडम भी जो भेजा था भारत के आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। तो यहाँ पे एक जो कोहड़ा पुलिस आउटपोस्ट के बारे में भी मेंशन किया गया था कि यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में जो यहाँ पे एक हॉस्पिटल और एक पुलिस स्टेशन भी होनी चाहिए यहाँ पे, उसके बारे में मेंशन किया था। तो यहाँ पे जो है कोहड़ा को जो गेटवे ऑफ जो काजीरंगा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टूरिज्म के टाइम में यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है 2 लाख मेट्रिक टन का यहाँ पे जो कोल है उसको एक्सट्रैक्शन करने की बात की थी। तो ये कौन से स्टेट का किया गया था? तो ये जो बात किया गया था कोल की एक्सट्रैक्शन के लिए, इसका जो ऑक्शनिंग के लिए एक्सट्रैक्टेड कोल्स का, इसका बात किया गया था मेघालय का। तो यहाँ पे 2 लाख टन में से अगर देखा जाए 75,000 मैट्रिक टन जो है ये बेसिकली जो ईस्ट जॉइंटिया हिल डिस्ट्रिक्ट, और 50,000 मैट्रिक टन जो है जो वेस्ट खासी हिल्स और साउथ गारो हिल्स का, और लगभग 25,000 मैट्रिक टन जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट खासी हिल्स का। तो मेघालय के गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि लगभग 32,56,750 मैट्रिक टन जो एक्सट्रैक्टेड कोल्स मेघालय में मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा गया है जो भी इसका ऑक्शनिंग किया जाएगा वो कोल इंडिया लिमिटेड को जो है हैंड ओवर किया जाएगी। तो यहाँ पे जो कोल इंडिया जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाख मैट्रिक टन का ही जो है उसकी ऑक्शनिंग किए जाएंगे। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल, और जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में। सत्य गोपाल चट्टोपाध्याय, इनको कौन से हाई कोर्ट का जज जो है एज ए अपॉइंट किए गए हैं? याद रखिएगा चीफ जस्टिस नहीं, यहाँ पे जज जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो ये अपॉइंट किए गए हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा हाई कोर्ट। और त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अखिल अब्दुल हमीद कुरैशी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इनका नाम है अजय लांबा। मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। और ये भारत में अगर आप बात करेंगे टोटल 25 हाई कोर्ट है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सबसे जो है यंगेस्ट है, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे बिगेस्ट जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ है 160। और स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है सिक्किम, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ है 3। नामदफा नेशनल पार्क ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? नामदफा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है। बिकॉज यहाँ पे जो डिफोरेस्टेशन हो रही है टिम्बर स्मगलर्स की, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इसकी टोटल एरिया जो है 1985 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और ये जो है टाइगर रिजर्व के हिसाब से 1983 में इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1983 में ऑलरेडी किया गया था। तो ये जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और अगर बात करेंगे ये ओनली नेशनल पार्क है पूरे दुनिया में जिसमें 4 वेराइटीज ऑफ बिग कैट्स जो पाए जाते हैं, टाइगर, स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड और लियोपर्ड। तो नामदफा नेशनल पार्क ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि
450 करोड़ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप किया जाएगा। तो ये जो है मार्च के महीने में इसको जो अनाउंसमेंट किया था मेघालय के गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे मेघालय के गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला गया था कि पीए सांगमा स्टेडियम जो है तुरा में बनाया जाएगा और ग्रास रूट लेवल में फुटबॉल को जो है मेघालय में डेवलप किया जाएगा। और मेघालय ये बोल रहे हैं कि 2023 में जो मेघालय जो है नेशनल गेम्स भी होस्ट करेगी। कौन से स्टेट ने ये बोला है कि 2026 में जो नेशनल गेम्स वो जो है होस्ट करना चाहती है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो प्रेमा खांडू ने यहाँ पे ये बात कही है। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन राजीव मेहता से भी ये बात कही थी। और याद रखिए कि नेशनल गेम्स पहली बार हुई थी 1924 में लाहौर, तब पाकिस्तान भारत का पार्ट हुआ करता था। 2007 में गुवाहाटी में हुई थी। 2020 में ये होगी, अभी तो पता नहीं ये होगी कि नहीं। 2020 में ये होनी चाहिए थी गोवा में, 2021 में छत्तीसगढ़, 2022 उत्तराखंड और 2023 मेघालय में। और याद रखिएगा कि जो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी गुवाहाटी में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी उड़ीसा के कटक में, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने CMAST स्कीम और CMAT स्कीम जो इसके बारे में अनाउंसमेंट की थी? तो इसमें इसको अनाउंसमेंट की थी मणिपुर के गवर्नमेंट ने। तो सीएम जो है मणिपुर के एन बीरेन सिंह ने इसके बारे में मेंशन किया था। तो यहाँ पे CMAST स्कीम इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर अखानाबा सन्नोरी सिंगी तेंगबंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर इंटरनेशनल मेडलिस्ट है उनके लिए ये जो स्कीम स्टार्ट किया है। तो इसमें टोटल 7.3 करोड़ जो है इसमें दिए जाएंगे, तो कैश मनी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो पर एनम लगभग 250 लोकल क्लब्स या फिर जो प्लेयर्स को भी यहाँ पे जो भी 50 साल के ऊपर हो गए हैं उनको यहाँ पे पेंशन देगी लगभग 2 लाख की। और CMAT इसका जो फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर आर्टिस्टी सिंगी तेंगबंग। तो इसमें भी टोटल जो है 5.70 करोड़ इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो लगभग स्टेट में 4000 से ज्यादा जो आर्टिस्ट है उनको ये दिए जाएंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी आर्टिस्ट है उनको नेशनल कंपटीशन या इवेंट्स में अवार्ड मिले हैं। आसाम गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 33 स्टेडियम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन उसकी निर्माण करेगी, कौन से स्कीम के तहत? तो इसका स्कीम का नाम है उत्तरन। तो ये जो अनाउंसमेंट दिया था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स जो अविनाश जोशी और जॉइंट डायरेक्टर कमलजीत तालुकदार के द्वारा। तो यहाँ पे लगभग 300 करोड़ की यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ पे लगभग 500 जो प्लेग्राउंड्स है इसमें जो डेवलप उनके यहाँ पे किए जाएंगे जो रूरल टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पे लगभग 50,000 रुपीस दिए जाएंगे लगभग 1000 से ज्यादा प्लेयर्स को, और लगभग 2500 क्लब्स को यहाँ पे टोटल 75,000 रुपीस यहाँ पे डोनेट किए जाएंगे। कौन से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हैं? तो ये है रंजन गोगोई। तो यहाँ पे इनको नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एज पर शेड्यूल 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 80 है इसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हिसाब से किसी भी व्यक्ति जिनके पास आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विसेज की एक्सपर्टीज हो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो रंजन गोगोई ये जो है इनको जो है 2010 में जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे। 2011 में इनको ट्रांसफर किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से। 2018 के अक्टूबर में इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी अपॉइंट किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जजेस है 33, टोटल नंबर ऑफ जजेस 33 और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में। पहले ये जाना जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में। सेंटर ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 53,370 करोड़ अप्रूव किए हैं। तो टोटल कितने प्रोजेक्ट इसमें किए जाएंगे? तो ये अनाउंसमेंट दिया था जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है
डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो टोटल यहाँ पे 548 जो प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पे मेन दो स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पे एक स्कीम है स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो ये जो है बेसिकली देखा जाएगा कि कौन से एरिया पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ पे रोड डेंसिटी, परसेंटेज ऑफ विलेज सेंसस, इलेक्ट्रिफाइड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, जो बेड कितने हैं वहां पे, और यहाँ पे जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर कितनी है। तो ये सब इसको डेवलप किए जाएंगे। इनमें से कौन से टूरिस्ट साइट को जो है भारत के 17 मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट साइट में इंक्लूडेड किए गए हैं। तो ये बेसिकली 2019-20 की जो बजट के दौरान इसको मेंशन किया गया था। तो 17 साइट को यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे आसाम में इंक्लूड है काजीरंगा, जो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी है, महाराष्ट्र में अजंता इलोरा है, और गोवा में अगर कोलाबा है, राजस्थान के अमेर फोर्ट है यहाँ पे। तो वैसे ही आसाम में काजीरंगा है, गुजरात में सोमनाथ और धोलावीरा है, जो खजुराहो जो है एमपी का है यहाँ पे, केरला का कुमारी कुम है यहाँ पे, बिहार में महादोबी है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है कल्चर, जो यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल ने इसके बारे में मेंशन किया था। और काजीरंगा याद रखिएगा, इनको जो है मेरी कर्जन उनके रिकमेंडेशन पे 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका दर्जा मिला था 1985 में। तो आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स पे लिख के कि आसाम में दो यूनिट्स को हेरिटेज साइट्स, एक तो है काजीरंगा, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। नो इंडिया प्लेटफॉर्म में इनमें से कौन से स्टेट का सिंबल मिसिंग है, ये बात कही गई थी। तो नो इंडिया प्लेटफॉर्म जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो एंगेजमेंट के द्वारा यहाँ पे जो भी इंडियन ओरिजिन के युवा है 18 से लेकर 30 साल तक, तो उनके लिए ये किया गया था ताकि उन लोगों को अवेयरनेस हो सके। तो यहाँ पे 4 सिंबल, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर और स्टेट ट्री जो है अलग अलग जगहों के यहाँ पे मेंशन किए गए थे। तो यहाँ पे मेघालय का जो यहाँ पे स्टेट सिंबल्स मिसिंग है। तो यहाँ पे जो है मेघालय का जो फेस्टिवल सेक्शन है उसमें वंगाला को भी स्पेलिंग जो है वंगाला लिखा गया है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसका सही उत्तर है वो मेघालय। और मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लियोपर्ड, मेघालय का स्टेट बर्ड है हिल मैना, मेघालय का स्टेट फ्लावर है पापीप्लम इंसिंगी और स्टेट ट्री है गुमिला अर्बोरेया। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ये बताना है कि आसाम का स्टेट बर्ड कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। मुख्यमंत्री युवा युगादुग योजना, इसको कौन से स्टेट ने जो है इनिशिएट किया था? तो इसको इनिशिएट किया था त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे बेसिकली जो है युवा जो है यहाँ पे युवा को 5,000 रुपीज का यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट जो यहाँ पे पास कर चुके हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, उन लोग को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो ये भी बात मेंशन की गई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जो क्रूड ऑयल सेल्स एग्रीमेंट, ये कौन से रिफाइनरी के साथ साइन किया था? तो ये साइन किया था नुमलीगढ़ रिफाइनरी के साथ। तो यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग जो है क्रूड ऑयल के लिए यहाँ पे साइन किया गया था। तो ये एग्रीमेंट जो है 5 साल का एक टर्म यहाँ पे जो है इंक्लूडेड है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का यहाँ पे स्थापना हुई थी 1983 में, और इसमें अगर देखा जाए भारत पेट्रोलियम का 61.5% और यहाँ पे ऑयल इंडिया का 26% और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आसाम के 12.5% शेयर है, और गवर्नमेंट ऑफ आसाम इसको बढ़ा के 26% करना चाहती है। तो ये थे हम लोग का पूरे महीने का, मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में उसके डिटेल्स के साथ शेयर किया। तो काफी सारे डिटेल्स भी यहाँ पे मौजूद है, और सारे के सारे जो लिंक आपको हम लोग की वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। और जितने भी अभी तक के जो सुपर 50 हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसके यूट्यूब लिंक भी एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आपको यहाँ पे जो काम में आएगा एग्जाम ओरिएंटेड व्यू के हिसाब से। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।